हाँ। याद है? यस बोल रहा लिखना पड़ेगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम तक पता। हमको याद है, तुम लोगों को देखना पड़ रहा है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं। पेट्रोलियम क्या है, कैसे जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है, ये सब पढ़ लिए थे। कैसे बनता है अजी? व्हाट इज पेट्रोलियम? बताओ तो। पेट्रोलियम से स्टार्ट करना था अभी। नहीं, पेट्रोलियम में हो गया है कुछ, तुमने हो सकता है नहीं ज्वाइन की होगी। पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम क्या है, 2 वर्ड से मिलके बना है, ये बताए थे। कौन कौन से 2 वर्ड से मिलके बनता है? थे 2 वर्ड से मिलके बनता है। पेट्रोलियम। सर पेट्रा प्लस ओलियम। कोई फोन कर रहा है। हेलो, क्या नाम है? क्या नाम से ज्वाइन कर देगा? अनुष्का नाम से तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। अनुष्का, आयुष है, जानवी सिंह है, प्रिंस कुमार सिंह है, स्नेहा है, उत्सव आनंद है, वो भी एडमिशन नंबर नहीं डाला है। देखो, नाम सही रहेगा, क्लास सेक्शन से ज्वाइन करेगा। हेलो, हाँ जी, पेट्रा प्लस ओलियम। तो पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। और ओलियम मीन्स ऑयल। सर ऑयल। अब ये कैसे बनता है? हाँ कोई है नॉर्मल है खाली। बोलो कोई, कैसे बनता है? सर प्लांट से डेड और डिकेइंग से। हाँ, छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं प्लांट या एनिमल के, जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, वो सालों लाखों साल में वो जमीन के अंदर डिकम्पोज होकर के वो चेंज होते हैं ऑयल में। 2 इम्परवियस रॉक्स के लेयर के बीच में, मतलब हम ये पिक्चर में दिखाया था, अभी सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। यस सर। ये इम्परवियस रॉक्स है 2, उसके बीच में वाटर है, सैलाइन वाटर, यानी कि सॉल्टेड वाटर होता है, खारा पानी, और उसके ऊपर पेट्रोलियम फ्लोट करता है, और उसके ऊपर आपको नेचुरल गैस रहता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों जो है एक ही में खर्च में निकल जाते हैं। मतलब जो पेट्रोलियम को निकालने के लिए पाइप ड्रिल करके यूज करते हैं, उसी से नेचुरल गैस भी निकाला जाता है। ये सब बता दिए थे। और उसके बाद बताया था कि जैसे पेट्रोलियम जो निकलता है जमीन के अंदर से, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो क्रूड ऑयल डायरेक्ट किसी यूज का नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? रिफाइन करना पड़ता है। तो रिफाइन करने के लिए उसको रिफाइनरीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वहाँ पे उसको रिफाइनिंग किया जाता है। कैसे रिफाइन किया जाता है वो एक हम तुम लोग को वीडियो दिखाते हैं, थोड़ा सा समझोगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कोई बता सकता है व्हाट इज डिस्टिलेशन? अच्छा, डिस्टिल वाटर पता है क्या होता है? सर प्योर वाटर। प्योर वाटर। प्योर वाटर जो Yes. हम लोग के टैप वाटर मिलता है नल से, या हम लोग के चापाकल होगा, घर पे बोरिंग मोटर पंप होगा, तो उसमें से जो पानी निकलता है वो प्योर है या नहीं है? नो सर। नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। और डिस्टिल वाटर का मतलब वो सारे मिनरल्स, चाहे वो यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो, सबको हटा दिएगा। मैंने वाटर छोड़ के उसमें और कुछ नहीं रहेगा। तो ये डिस्टिल वाटर कैसे बनता है, ये पता है किसी को? नहीं पता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके, बता रहे हैं हम। तो डिस्टिलेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि एक
कंटेनर लिए, मतलब स्टील का मान लो बर्तन ले लिए, उसको ऊपर से पूरा पैक कर दिए, यानी ढक्कन लगा दिए, और उसमें एक पाइप जाने के लिए होल बना दिए और पाइप फिक्स कर दिए। इस तरह से फिक्स कर दिए कि जो भी वेपर क्रिएट होगा, जब वाटर को हीट करेंगे तो जो स्टीम बनेगा वही सिर्फ उस पाइप से होके जाए और कुछ भी बाहर अपने आप ना निकले। तो वैसे जब करते हैं और उसके बाद हीट करते हैं तो वो पाइप में वेपर जाएगा और वो पाइप जो है एक दूसरे कंटेनर में जाके उसी तरह से रहेगा, फिक्स होगा। यानी कि एक कंटेनर से वाटर को गर्म किए तो वो वेपर बन के, स्टीम बन के दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो रहा है। जहाँ एक कंटेनर को, पहले वाले कंटेनर को गर्म कर रहे हैं, वहां दूसरे वाले कंटेनर को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो जब ठंडा होगा तो स्टीम क्या होगा, फिर से वाटर बन जाएगा। यस सर। यस अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज है वो वेपर नहीं बनेगा, वो पहले कंटेनर में ही रह जाएगा, और सिर्फ प्योर वाटर का जो वेपर है वो दूसरे कंटेनर में जाएगा, वहां पे ठंडा होगा और वो प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा एक आप पढ़े ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल में पढ़े होंगे, याद है कि भूल गए? सर यस याद है। सर। याद है सर। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई है सिंपल डिस्टिलेशन में, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उस समय लिमिटेड सप्लाई, या आपके बुक में इन द एब्सेंस ऑफ एयर दिया होगा या ऑक्सीजन दिया होगा। एक्चुअली इन द एब्सेंस ऑफ, पहले ही बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी कंबसन नहीं हो सकता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में उसको जब हीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब हुआ फ्रैक्शन वाइज। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, हिस्सा। पार्ट बाय पार्ट जब डिस्टिलेशन करेंगे, यानी कि इतना टेम्परेचर पे गर्म किए, कोई दूसरा चीज निकल गया, फिर उसके ऊपर और टेम्परेचर पे गए तो कोई दूसरा प्रोडक्ट मिला, फिर और टेम्परेचर बढ़ाए तो कोई तीसरा प्रोडक्ट मिला। तो इस तरह से करते करते टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा प्रोसेस देखो कि कैसे ये होता है। रिफाइनिंग क्या रहा है? यस सर। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेट्रोलियम is a mixture of many organic compounds, and purification of petroleum and separation of its constituents into useful products is called refining of petroleum। ये आप डिफिनीशन के रूप में नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि व्हाट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसमें तीन चीज अलग अलग होता है। इसमें बता रहा है कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो उसमें सैलाइन वाटर है, खारा पानी जो उसके साथ आया है क्रूड ऑयल के साथ, पहले उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद सल्फर के कंपाउंड्स कुछ होंगे उसमें, जिसमें कि सल्फर होगा कंपाउंड में, उसको सेपरेट करेंगे। और तब जो बाकी बच जाएगा उसको डिफरेंट प्रोडक्ट में, एस्फाल्ट है, वैक्स है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे, उसमें सेपरेशन करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स हाईली चार्ज।
प्रेसिपिटेट समझ में आता है तुम लोगों को? सर वो जो लिखा था मीनिंग उसका मतलब बता दीजिए। हाँ, वो जैसे वो पहला तो काम हुआ कि सैलाइन वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए 2 चार्ज पार्ट इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक कैथोड और एक एनोड बनाते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो ले लेंगे और उसके बीच में जब फ्लो करेंगे पेट्रोलियम को, जो क्रूड ऑयल निकला है उसको, तो जो वाटर है उसमें वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके कैथोड पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एनोड पे ऑक्सीजन चला जाएगा, तो वाटर सेपरेट हो गया। उसके बाद सल्फर कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए जो आपको पेट्रोलियम का मिक्सचर है, क्रूड ऑयल है, उसको कॉपर ऑक्साइड CuO फॉर्मूला है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक चैम्बर में कॉपर ऑक्साइड रहता है, जैसे आप देखे थे इसमें, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये चैम्बर दिख रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड है और इसमें जो सल्फर है जो पेट्रोलियम में, वो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके क्या बना, कैसे बनेगा वो भी बता देते हैं। जैसे ये CuO है हमारा कॉपर ऑक्साइड, और इसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, सल्फर, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कॉपर के साथ सल्फर जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन से आप सल्फर को अलग कर दिए। अब उसके बाद बाकी बच गया जो आपको फ्रैक्शनेटिंग करना है, वो रह गया। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, कोई रिएक्शन हुआ उसमें कोई सॉलिड बना जो इनसोल्यूबल है। सबसे पहले एस्फाल्ट निकलेगा, देखो यहाँ पे एक टावर जैसा, जैसे आप कभी नेट पे सर्च करोगे रिफाइनरीज का, तो उसमें एक लंबा टावर जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा जिसमें बहुत सारे आउटलेट्स, जैसे ये देखो, ये एक इनलेट एक है, यानी कि एक अंदर जाने का क्रूड ऑयल का रास्ता एक है, लेकिन उसमें से प्रोडक्ट निकलने का रास्ता बहुत सारे, जैसे एक यहाँ पाइप दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये तो पिक्चर है, छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसलिए इसमें कम दिख रहा है, एक्चुअल में और भी ज्यादा होते हैं। तो इस टावर को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको याद रखोगे। इस चैम्बर को जहाँ पे क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल सेपरेशन होगा पार्ट प्रोडक्ट्स का, उस कॉलम को, उस टावर को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे वो सब अलग अलग निकलेगा। ये चीज समझ में आया क्या बोला अभी, कि जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो कौन से आउटलेट से निकलेगा, ऊपर वाले से, सबसे ऊपर वाले से कि सबसे नीचे वाले से? सबसे नीचे वाले से। नहीं, सर ऊपर वाले से। सबसे लो है वो सबसे ऊपर वाले से निकलेगा, और जिसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे बाद में निकलेगा, तो पहले ऊपर वाले से निकलेगा जिसका सबसे लो है, फिर उससे जिसका ज्यादा होगा वो उसके नीचे वाले से निकलेगा, इस तरह से करते करते नीचे आएगा। और जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मान लो एल्कोहल है, अब उसका 75 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल हालांकि नहीं होता पेट्रोलियम में, तो वो आपको यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया बात? उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते जाएंगे और अलग अलग प्रोडक्ट मिलते जाएगा। आगे देखते हैं। नेफ्था मतलब नेफ्थलीन। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिला। अनकंडेंस्ड गैस, जिसको पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं हम लोग, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं, जब उसको कंडेंस कर देंगे तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा।
उसका पेट्रोलियम ईथर, ईथर जो है ना वो पहले सर जो सर्जरी करते समय बच्चे पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। नेप्थान नेप्थेलिन, वो जो हम लोग फेनाइल की गोली बोलते हैं जिसको अलमीरा में डालते हैं या बाथरूम में यूज करते हैं, वो नेप्था हो गया, नेप्थेलिन। केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, रोड टार जिसको कोल्टार के रूप में हम लोग अलकतरा बोलते हैं जिससे रोड बनता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जिसको हम लोग मोबिल बोलते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, वो हो गया ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इसके अलावा एस्फाल्ट, एस्फाल्ट का पहले ही दिखा दिया है। चलो खत्म हो गया ये, समझ में आया? यस सर। यस सर। कुछ लोग अभी तक अपना रीनेम नहीं किया, अभी तक अड़े हुए हैं उसी नाम पे ज्वाइन करने के लिए। चलो अब हम लोग एक एक करके इसके प्रोडक्ट का यूज देखते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, वो यही सब लिखा हुआ है Yes. फैसिनेटिंग पॉलीमर प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है एस्फाल्ट। ऐसा होता है एस्फाल्ट, इट इज ए ब्लैक स्टिकी सॉलिड, जैसे आप चिपचिपा सा काले रंग का या ब्राउनिश कलर का सॉलिड होगा, और उसका यूज होता है रोड्स बनाने में, सड़क बनाने में। जैसे हम लोग जो अभी ड्रम अलकतरा का देखते हो ना, तो वो भी सॉलिड फॉर्म में ही Yes, sir. रहता है, उसको गर्म करके पिघलाया जाता है, तो एक्चुअली में एस्फाल्ट है। और कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। आजकल जो इलेक्ट्रिक पोल्स आ रहे हैं वो सीमेंट वाले आ रहे हैं, लेकिन पहले के देखोगे, आज से 10 साल 20 साल पहले के जो पोल्स हैं वो आयरन के, मेटल के बने हुए हैं। तो ऊपर से मान लो कि पेंट कर दिया आयरन के ऊपर या जिंक का कोटिंग कर दिए, तो ऊपर में उस पर रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा, लेकिन अंदर में तो रस्टिंग हो सकती है ना। तो अंदर में रस्टिंग से बचाने के लिए एस्फाल्ट को पिघला करके और उस पोल को उस सॉल्यूशन में से गुजार दिया जाएगा, तो उसमें अंदर में उसका लेयर चढ़ जाएगा एस्फाल्ट का, तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। अब क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सर एस्फाल्ट क्यों करे, अंदर भी जिंक ही के कोटिंग कर देते हैं। तो जिंक का कोटिंग करना ज्यादा महंगा पड़ेगा एस्फाल्ट की तुलना में, क्योंकि अंदर वाले को कम बचाना है, क्योंकि एयर वहाँ पे कम जाएगा, मॉइस्चर कम जाएगा, तो इसलिए एस्फाल्ट से ही करते हैं कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स, वैक्स यानी मोम, जिससे कैंडल वैंडल बनता है, और उससे और भी बहुत Yes, सारी sir. चीजें बनते हैं। तो जो कच्चा मोम होता है जिस उसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स। व्हाइट सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेट, जेली टाइप का, वो होता है। उसका यूज करते हैं ग्रीस बनाने में। ग्रीस जानते हो लोग? यस सर। साइकिल Yes, बाइक sir. में पंखा में लगाया जाता है Yes, फ्रिक्शन sir. को कम करने के Yes, लिए। sir. ग्रीस बनाने में, वैसलीन सब लोग जानते होंगे, वैसलीन बनाने में। Yes, sir. उसके बाद कैंडल्स बनाने में, ऑइंटमेंट क्रीम जिसको हम लोग मलहम बोलते हैं, तो जितने भी ऑइंटमेंट क्रीम्स बनते हैं उन सब में कम या अधिक पैराफिन वैक्स यूज होता ही होता है। तो ये सारे यूज हो गए पैराफिन वैक्स के। अब नेक्स्ट आते हैं रेजिडुअल ऑयल, जो अभी हम लोग देखे थे। तो रेजिडुअल ऑयल में आपको आ गया ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बताया अभी, ल्यूब्रिकेंट मतलब कि चिकना, फ्रिक्शन को कम करने वाला। तो गाढ़े कलर का गाढ़ा ये ऑयल होगा, जैसे मोबिल देखते हो ना कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में ज्यादा गाढ़ा होता है, इसको मोबिल ऑयल भी बोलते हैं। और फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए व्हीकल्स में, मशीन्स में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्यूल ऑयल। तो इट इज यूज एज ए फ्यूल इन बॉयलर्स। बॉयलर्स क्या होता है? जहाँ पे बॉइलिंग होगा किसी चीज का, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वहाँ पे फाइबर्स को, आप पढ़े होंगे 7th क्लास में कि फाइबर्स में जो इम्प्योरिटीज होती है, डस्ट होता है या गंदगी होती है, उसको अलग करने के लिए उसको बड़े बड़े बॉयलर में, जो बड़े बड़े कंटेनर में गर्म पानी करके उसमें डाल दिया जाता है, ताकि उसमें से जो भी डस्ट इम्प्योरिटीज है वो सब निकल जाए। तो वहाँ पे जो बॉयलर है वहाँ पे नॉर्मल फ्यूल नहीं यूज करते हैं, फ्यूल ऑयल जो निकलता है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है डीजल ऑयल, ये सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, ट्रेन है, ट्रक है, बसेस हैं, ट्रैक्टर है, इन सब में यूज होता है। आपको एसयूवी जानते हैं? Yes, sir. स्कॉर्पियो है, जिसको स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल Yes, sir. बोलते हैं।
तो वो भी डीजल वाले भी आते हैं, पेट्रोल वाले भी आते हैं, डीजल वाले भी आते हैं, हाइब्रिड भी कुछ आते हैं, दोनों पे चलने वाले भी। गैसोलीन और पेट्रोल, हमारे एशियन कंटिनेंट में पेट्रोल बोला जाता है और यूरोपियन कंटिनेंट में उसी को गैसोलीन बोला जाता है। तो इसका यूज छोटे व्हीकल्स में या जहाँ पे प्यूरिफाइड फ्यूल की जरूरत है उसमें यूज किया जाता है। तो आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ये सब में यूज होता है। और हाईली रिफाइंड पेट्रोल जो है वो एरोप्लेन्स में यूज होता है एज ए फ्यूल। तो चूंकि वो एरोप्लेन क्या काम है, उड़ने का, इसलिए उसमें जो फ्यूल यानी कि हाईली रिफाइंड पेट्रोल यूज होता है उसको एविएशन फ्यूल भी बोलते हैं, यानी कि उड़ने वाला फ्यूल, उड़ा जिससे वो एविएशन इंडस्ट्री चलेगा। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन हो गया हमारा डोमेस्टिक फ्यूल, तो स्टोव में, लैंप में, लालटेन में, इस सब में यूज होता है। इसके अलावा इसी को प्यूरिफाई करके आजकल वो जो थिनर मिलता है पेंट को पतला करने के लिए, वो भी केरोसिन से ही बना होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली मैं पहले भी बताया कि पेट्रोलियम गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में ही रहता है, और ये चीज पहले ही बताए हैं और इसको नोट कर लोगे। इट इज ए मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, एंड आइसोब्यूटेन। फॉर्मूला ब्यूटेन का होता है C4H10। तो हम यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं कि कैसा नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है और कैसा आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कितने कार्बन है, फॉर्मूला देखो ना, 4। चारों कार्बन को अगर ऐसे स्ट्रेट जोड़ दिए और बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी देंगे, 4 बॉन्ड बनाएगा ये, तो बाकी जितने भी वैलेंसी बचे उन सब पे हाइड्रोजन भर दिए। जैसे इस पे हाइड्रोजन लगा दिए, इस पे हाइड्रोजन लगा दिए, तो इसी तरह से करके सब पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, गिन लो। ऐसे ये लाइन से ही गिना जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7, 8 9 10। तो जब चारों लगेगा, 10 लगेगा। तो जब चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े रहेंगे तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मान लो कि 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट जुड़ गया और एक कार्बन जो है वो आ गया ब्रांच में। तो अब इसमें 4 बॉन्ड बनाना है, तो एक तो पहले से बना हुआ है तो 3 खाली है, इसमें 1 2 3 बना हुआ तो 1 खाली है, इसमें भी 1 2 3 खाली है, इसमें भी 1 2 3 खाली है। तो कार्बन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 नहीं 10 है, ठीक से गिनो। 3 पे 3 3 है और एक जो बीच में उस पे 1 है, तो 10 इसमें भी लगा, यानी C4H10 इसमें भी हुआ और C4H10 इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक कार्बन ब्रांच में चला आया, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो आपका जो एलपीजी है, जो पेट्रोलियम गैस है, वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। समझ में आ गया? यस सर। तो अब उसको क्या करते हैं, क्योंकि वो जब हमारे यहाँ सिलेंडर में आता है, पाइप से तो आता नहीं है, तो सिलेंडर में उसको रिफिलिंग करना पड़ेगा ना। तो गैसियस फॉर्म में जब रिफिलिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर लीक होगा ही, गैस को हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आसानी से नहीं डाल सकते, तो जब लीकेज अगर होगा तो वो एयर में डिफ्यूज होगा। एक तो फ्यूल की बर्बादी होगी, दूसरा क्या होगा कि जब एयर में डिफ्यूज होगा तो एयर में गैस है और कहीं कोई माचिस जला दिया या कोई स्विच ऑन ऑफ कर दिया, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पूरे प्लांट में धमाका हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उस गैस को हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे लिक्विफाइड किया जाता है, यानी कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो कंडेंस करके उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है, इसलिए उसका नाम बदल के हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट फॉर्म एलपीजी, और ये डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज होता है। यहाँ तक क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? नो सर। चलो, अब तो ये सारे प्रोडक्ट हो गए। अब आते हैं नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से अलग। पेट्रोलियम के ऊपर में आपको याद होगा कि नेचुरल गैस का भी लेयर होता है, वो भी उसी पाइप से निकाला जाता है।
तो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो बताए थे पहले भी, अभी बता देते हैं। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है, याद है किसी को? सर फॉसिल फ्यूल। नहीं, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन, मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि नेचुरल गैस का मतलब, जैसे पेट्रोलियम गैस है तो वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है, तो उसी तरह से आपका नेचुरल गैस किस चीज का मिक्सचर है या क्या कंपोनेंट है उसमें, तो मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस यानी कि CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जिसको जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। इसका चूंकि ये फ्यूल है तो इसको भी जलाने से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। और इसको व्हीकल्स में कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक ऑटो वाला, जैसे आप सुने होंगे दिल्ली में ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो नेचुरल गैस पे CNG पे चलती हैं। तो कंप्रेस का मतलब क्या हुआ, दबाना। नेचुरल गैस अगर सिंपल यूज करे, नॉर्मल नेचुरल गैस यूज करे तो क्या होगा, मान लो कि 1 लीटर नेचुरल गैस जो है वो 10 किलोमीटर चला सकता है गाड़ी को, और किसी ऑटो वाले को दिन भर में 200 किलोमीटर चलना है, तो कितना सिलेंडर लग जाएगा 1-1 लीटर वाला? 20 लग जाएगा। 20 लग जाएगा। तो अगर वो 20 गाड़ी वाला जो ऑटो वाला है अगर 20 सिलेंडर को अपने ऑटो में रखेगा तो पैसेंजर बैठाने के लिए जगह बचेगा? नो सर। नहीं बचेगा। नो सर। इसलिए क्या किया जाता है कि 200 लीटर गैस को एक ही सिलेंडर में कंप्रेस करके हटा दिया गया, थोड़ा सा सिलेंडर बड़ा हो गया, और पूरा 200 लीटर गैस को, चूंकि गैस कंप्रेस हो सकते हैं आसानी से, तो कंप्रेस करके एक ही सिलेंडर में हटा दिया गया। उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज CNG। तो CNG के रूप में व्हीकल्स में यूज होता है फ्यूल, इसके अलावा इंडस्ट्री में भी यूज होता है। कहाँ कहाँ मिलता है, तो जहाँ जहाँ पेट्रोलियम के आपको रिफाइन ये वेल्स हैं, कुआं, तेल का कुआं, पेट्रोलियम निकालने वाला, वहीं से नेचुरल गैस भी मिलता है। तो आपका गोदावरी कृष्णा बेसिन है, मुंबई हाई, मुंबई अगर कभी गए होंगे लोग तो समुद्र के बीच में जो अरेबियन सी है उसके इंडिया गेट से थोड़ा ही दूर पे 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही होगा, एक तेल निकालने वाला बड़ा सा लगा हुआ है वहां पे, वो मुंबई हाई, वहां से निकलता है। फिर त्रिपुरा जो स्टेट है वहां पे भी उसके ऑयल वेल्स हैं, वहां से निकलता है। तो ये हो गया नेचुरल गैस। अब आते हैं क्लीनर फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल्स का मतलब स्वच्छ फ्यूल, साफ फ्यूल। तो फ्यूल मतलब गंदा नहा धोआ के साफ हो गया वैसा फ्यूल नहीं। क्लीनर फ्यूल मतलब जो फ्यूल इन्वायरमेंट को क्लीन रखे, यानी कम से कम पोल्यूशन फैलाए, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करे, उसको क्लीनर फ्यूल कहेंगे। तो वुड को क्लीनर फ्यूल बोल सकते हैं? नो सर। कोल को? नो सर। नो सर। कोल को भी नहीं बोल सकते क्योंकि नो वो सर। सूट पार्टिकल्स। अच्छा, सूट पार्टिकल्स क्या होता है, जैसे आप लकड़ी जलाओगे या कोयला जलाओगे तो एयर में छोटे छोटे कोयले के या लकड़ी के पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो आपको आंख में कालिख जम जाएगी, स्किन पे कालिख जम जाएगी, तो वो सूट पार्टिकल्स हैं। तो उनसे, कोल से या वुड से सूट पार्टिकल्स भी निकलेगा, CO2 निकलेगा, वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगा, इसलिए क्लीनर फ्यूल्स नहीं होंगे। केरोसिन को, पेट्रोल को, डीजल को बोल सकते हैं, ये तीनों लिक्विड फ्यूल्स हैं, इनको क्लीनर फ्यूल बोल सकते हैं। हाँ या ना, तुरंत जवाब दो। सर नो। सॉलिड की तुलना में क्लीनर है, लेकिन पूरी तरह से क्लीनर नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में आप पढ़े होंगे कि लेड पार्टिकल्स होता है। ये आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप पे 2 टाइप के बूथ मिलेंगे, एक अनलेडेड और एक लेडेड नॉर्मल पेट्रोल। तो नॉर्मल पेट्रोल में लेड पार्टिकल होता है, सल्फर पार्टिकल होता है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे हार्मफुल गैसेस बनाते हैं। इसके अलावा लेड पार्टिकल्स एयर में मिक्स होगा, जो गाड़ी से धुआं निकलता है, देखो कैसे चेहरा काला हो जाता है हम लोग रोड पे घूमते हैं तो Yes. वो लिक्विड फ्यूल्स भी क्लीनर फ्यूल नहीं है।
उन सब की तुलना में गैसियस फ्यूल जो भी है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे बायोगैस हो, ये सारे इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करते हैं। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम निकलता है और सूट पार्टिकल्स, कोई सॉलिड पार्टिकल्स तो कभी नहीं निकलता है इनसे। तो इसलिए जितने भी गैसियस फ्यूल्स हैं इनको बोलते हैं क्लीनर फ्यूल्स, यानी कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से हैं? एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक पीएनजी, हम लोग के आ रहा है, अभी पीएनजी आ रहा है। पीएनजी का मतलब होता है पाइपलाइंड, नोट कर लोगे, पाइपलाइंड नेचुरल गैस। एक सीएनजी हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एक पीएनजी हुआ यानी कि पाइपलाइन नेचुरल गैस, ऐसा नेचुरल गैस जो पाइपलाइन के थ्रू हमारे घरों तक आ सकता है। नेक्स्ट है मीथेन, CH4 एंड हाइड्रोजन गैस। These all fuels are called cleaner fuels because they keep our environment clean and clear. तो फर्स्ट लेसन में इतना ही था। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई और टॉपिक में? नो सर। नो सर। टाइम खत्म है। अब आप लोग को अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को ये होमवर्क नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो इसका, हालांकि पीडीएफ भी हम भेजेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट एंड लर्न ऑल द कीवर्ड्स ऑफ द लेसन। आपके बुक में कीवर्ड्स दिया हुआ है लास्ट में, हर लेसन के लास्ट में, उसको याद करना है, लिखना भी है। डू यू नो और यू मस्ट नो भी सारे लेसन का पूरा जो है वो लिखना है आपको फेयर कॉपी में। क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एटलीस्ट 10 to 20 इनसाइड क्वेश्चन। अपने से क्वेश्चन बनाना है, इनसाइड क्वेश्चन जितना संभव हो सके, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम लोग के पास एनर्जी के सोर्सेज जो कन्वेंशनल है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके अलावा जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, उसका एक लिस्ट बनाना है और उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। इतना आप लोगों को करोगे जितना संभव होगा, बाकी जो नहीं आएगा कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये और मेरे पास एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन आंसर है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो आज की सेवा समाप्त। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। समाप्त।